हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th लाइव प्रोसेस की वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और वर्कशीट मैंने तुमको पहले प्रोवाइड करवा दी थी। और इस वर्कशीट के सॉल्यूशन के थ्रू तुमको ये कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट तुमको याद रखने हैं, वो मैं तुमको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बार तुमको क्या करना है, लेक्चर देखने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से पढ़ के देखना है या फिर याद करना है, जिससे कि तुम्हें पूरी तरीके से चैप्टर क्लियर हो जाए। और मैंने इससे इस तरीके की सारी वर्कशीट अपलोड कर दी है। केमिस्ट्री की सारी वर्कशीट अपलोडेड है, उसको तुम देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बीच में डिफरेंस तुम मुझको बता दो। तो अब देखो, सबसे पहली बात, लाइपोसिस के अंदर ना क्या होता है, खाना खाते हैं, यानी उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन जो होता है ऑर्गेनिज्म दो तरीके से ले सकता है, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं किस पे, ऑटोट्रॉप के ऊपर। तो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहले पॉइंट में यही लिखा हुआ है, जो कि तुमको याद कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट अगर तुम देखोगे तो दूसरे पॉइंट में बोल रहा है वो कि इनको क्या होता है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब है, देखो, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनको खाना बनाना पड़ेगा। जब खाना बनाएंगे तो उसको सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि वो खाना बना सके। लेकिन हेटरोट्रॉप्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑटोट्रॉप से अपना खाने को एक्सेस कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट तुमको क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट देखोगे तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसका एग्जांपल में क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये तुमको क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखोगे तो ये होता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर क्या होते हैं, जो खाने को कंज्यूम करते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स कंज्यूमर्स होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स के टाइप्स क्या होते हैं? देखो, जिस तरीके से हमने हेटरोट्रॉप्स पढ़ा, तुमको पता है हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मतलब कि इसी के टाइप भी होते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखो, होलोजिक न्यूट्रिशन इसका पहला टाइप होता है, दूसरा टाइप होता है सैप्रोफिटिक, तीसरा टाइप होता है पैरासिटिक। होलोजिक न्यूट्रिशन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन जो कि अपने खाने को पहले निगल जाते हैं, इनगल्प कर लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे तोड़ते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, जो तुम बचपन से देखते हुए आ रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को वो क्या करते हैं, ले लेते हैं और ब्रोक डाउन इनटू द सिंपलर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इसी को बोलते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल तुमको याद कर लेना है। दूसरा है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, बॉडी के डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, यानी कि जो मरे हुए चीजें होती हैं उनको खाते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। जिसका एग्जांपल हम अगर सिंपल बोले तो फंगी होता है और ईस्ट होता है। तो तुमको ये एग्जांपल्स याद रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि होते क्या क्या है। नाउ तीसरा जो इसका टाइप्स होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर और बाहर भी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पैरासिटिक। जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एमर्बल, और एक होता है हमारी बुक में दे रखा है कसकटा, CUSCUTTA, कसकटा का नाम से इसका कुछ एग्जांपल दे रखा होगा। स्पेलिंग देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना, शायद यही होती है। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन क्या, इन विच फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड बाय द ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तुमको पता है क्या होते हैं, प्लांट्स आते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये खाने को स्टोर करते हैं, लेकिन किसको स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। और ये पूछेगा तुमको कार्बोहाइड्रेट को जो प्लांट्स होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो तुमको ध्यान रखना है कि स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करके रखते हैं। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है चीजों को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए। इतना सारा लिखा हुआ है, सारा याद नहीं करना है, मैं बताता हूँ क्या क्या तुमको याद करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विद रिएक्शन, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता है तो उस टाइम पे कौन कौन से चेंजेस प्रोसेस होते हैं एक प्लांट के अंदर। तो सबसे पहले देखो, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का, यानी सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करती है। कौन करता है, प्लांट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो पहला प्रोसेस क्या, एब्जॉर्प्शन होता है ना। अब लाइट एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया है तो उसका यूज करेंगे। तो इस लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर कन्वर्जन होता है। लाइट एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब करी है क्लोरोफिल की हेल्प से, अब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये होता है, ये तुमको इतना कर लेना है। फिर क्या लिखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन में तोड़ता है और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तीसरा और लास्ट प्रोसेस जो तुमको याद रखना है, रिडक्शन। रिडक्शन किस किस का होता है, रिडक्शन होता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि हमने पढ़ लिया है कि एब्जॉर्प्शन होगा, जो क्लोरोफिल की हेल्प से हम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे ना, उस लाइट एनर्जी का कुछ यूज करने के लिए उसको कन्वर्जन किया जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब उसके बाद रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। ये तीन पॉइंट तुमको ध्यान रखने हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये पॉइंट जब तुम लिखोगे तो तुमको ये रिएक्शन पूरी की पूरी एज इट इज छाप देनी है, ठीक है।
तो बस तुमको इस वाले पार्ट में यही करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने तुमको बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिफाइन द स्टोमेटा एंड इट्स फंक्शन, यानी स्टोमेटा क्या होता है और उसके फंक्शन भी मुझको बता दो। अब देखो, जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कहाँ से करते हैं? लीव्स पे होती है फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स पर ही छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। यानी टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ या लोअर एपिडर्मिस जो होता है प्लांट का, जो तुमने पहले पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसके वहां पर टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा काम क्या करता है तुमको पता है? जो प्लांट होते हैं वो CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। तो वो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज हो रहा है बॉडी के अंदर, यानी सॉरी एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट के थ्रू, उसको कौन करवाता है? स्टोमेटा करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुमको याद कर लेना है, पूछ लेते हैं कभी कभी। नाउ अब मूव करते हैं 6th क्वेश्चन में। ट्राई करूंगा कि कम से कम टाइम में हम ये कवर कर लें। राइट द डाइजेशन प्रोसेस इन द माउथ। देखो, डाइजेशन प्रोसेस होता है, माउथ से खाना स्टार्ट करते हो, जब तक पूरा बॉडी खाना यानी कि एक्सक्रीशन नहीं कर देते हैं, तो उस डाइजेशन प्रोसेस हमारा पूरा पाथ होता है। तो एलिमेंट्री कैनल होती है जहां से स्टार्ट होता है। तो देखो, खाना खाते हो, माउथ में रखते हो। माउथ में जब तुम खाना रखते हो, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर मैंने लिखा नहीं है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बता दूंगा क्या क्या चीज तुमको याद रखनी है, ठीक है? जब तुम खाना माउथ में रखते हो तो वो क्या हो जाता है? छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं इसको। छोटे छोटे पार्ट में हमारा खाना टूट जाता है, ठीक है? अब खाना जब टूट जाएगा, तो वो खाना थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है? वेट हो जाता है, यानी गीला हो जाता है। अब वो गीला किसकी वजह से होता है? वो गीला होता है सलाइवा की वजह से। SALIVA, सलाइवा की वजह से वो गीला हो जाएगा। अब ये सलाइवा यानी कि राल, ये सलाइवा आया कहाँ से? इसको लाने के लिए हमारे पास एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, SALIVARY, सलाइवरी ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये होता है सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये निकालता है सलाइवा को। तो सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। अब इस सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? सलाइवरी अमाइलेज। क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या होता है भाई? सलवा ये चीजें जो बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी अमाइलेज, स्पेलिंग का तुम एक बार देख लेना, बुक में दे रखी है, वैसे यही है, सलाइवरी अमाइलेज। इस ये क्या करता है ना, सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि जो खाने में स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? शुगर में। तो माउथ के अंदर ये प्रोसेस होता है, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि तुम खाना खाते हो, उसको फिर चबाते हो, च्युइंग करते हो, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हो, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर वन। देन अब वो खाना वेट हो जाता है, वेट हो जाता है, तो वो वेट होता है बिकॉज ऑफ सलाइवा, सलाइवा सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। भाई तुमको इतनी चीज ध्यान रखनी है। अगर तुमको इस चीज समझ में आ गई है, इस अगर नहीं आई है तो उसको रिवाइंड करना, फिर से सुन लेना, वो तुमको क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको रिवाइज एक बार कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है? नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर, अब देखो अपना खाना माउथ में था, माउथ से वो पेट में जाएगा यानी स्टमक में जाएगा, तो वो माउथ से लेके स्टमक में जाएगा तो मूवमेंट होगी। तो मूवमेंट किस में होगी? फूड पाइप होता है और ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस और फूड पाइप, ठीक है? तो उस मूवमेंट का नाम पूछते हैं, तो उस मूवमेंट का नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये तुमको यह ध्यान होना चाहिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि खाना मूव करके ईसोफेगस से स्टमक में चला गया है। इतना तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक? अब यहाँ पर देखो 8th क्वेश्चन इंपोर्टेंट। देखो, पूरा चैप्टर तुमको क्लियर हो जाएगा, हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, हम क्या क्या चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखो, डिफाइन द डाइजेशन प्रोसेस इन स्टमक। अब पूछ रहा है कि देखो, तुमने ये तो बता दिया माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है। अब वो पूछ रहा है कि भाई डाइजेशन प्रोसेस बताओ। अब खाना हमारा स्टमक में आ गया ना, वहां पे बता दो। तो स्टमक में बताने के लिए यहाँ पे समझो, और बोल रहा है कि फंक्शन बताओ म्यूकस के, HCl के। तो मैं पेप्सिन के, HCl के, तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये चीजें क्या होती हैं। देखो, स्टमक होता है, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, स्टमक यहाँ पर प्रेजेंट है, तो स्टमक की वॉल्स होती हैं, इन वॉल्सों में प्रेजेंट होता है एक ग्लैंड। उन ग्लैंड्स को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? होते हैं HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये 3 ग्लैंड्स निकलते हैं स्टमक के अंदर, जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। कैसे कैसे क्या होता है वो तुमको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। HCl जो होता है ना, वो फूड को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने का मतलब क्या है? यानी कि कहाँ देखो, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है। तो हमारे स्टमक में ये निकलना शुरू होता है जैसे खाना जाता है। तो जब खाना चला गया हमारे स्टमक के अंदर, ये खाना यहाँ पर आ गया है, तो ये HCl निकलेगा। तो ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा। एसिडिक मीडियम जैसे ही क्रिएट हुआ, तो खाना डाइजेशन होना स्टार्ट होगा, खाना डाइजेशन होना स्टार्ट होगा। अब देखो HCl निकला,
तो पेट जल सकता है। तो उस पेट को जलने से बचाने के लिए उसके साथ-साथ म्यूकस भी निकलना शुरू हो जाता है और ये म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, पेट की इनर लाइनिंग को बचाता है एचसीएल से। तो इसलिए ये म्यूकस का काम हो गया। अब पेप्सिन क्या होता है जी? पेप्सिन का कुछ काम नहीं होता। पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे खाने में प्रोटीन प्रेज़ेंट होता है, उसको ये डाइजेस्ट करता है स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दूसरा होता है, ठीक है? तो अब तुमको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा प्रोटीन्स ये सब क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी स्टमक में किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 9th क्वेश्चन है, व्हाई हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म हैव द लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन? उनके पास लॉन्ग इंटेस्टाइन क्यों होती है? देखो सिंपल सी बात ये है, जो नॉर्मल कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना मतलब मीट वगैरह खाते हैं। अब जो मीट होता है ना वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो हार्बिवोरस होते हैं जो कि घास वास खाते हैं, उनके अंदर जो घास वगैरह होती है वहां पर प्रेजेंट होता है सेलुलोज। क्या प्रेजेंट होता है? सेलुलोज। तो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। तो टाइम लगाने के लिए क्या होता है, इंटेस्टाइन में खाने को ज्यादा देर तक रखना होता है, ठीक है? अब क्या होगा कि जो सेलुलोज है उसको डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसी वजह से जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म, जब गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या होते हैं, इनके हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म होता है, इनका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा होता है, तो इसी वजह से इनका इंटेस्टाइन बड़ा होता है, ठीक है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, कभी कभी पूछ जाता है, कभी कभी नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछा राइट द फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। देखो कहने का मतलब क्या है, अब खाने के अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है और फैट प्रेजेंट होता है। ये तीन चीज हमारी प्रेजेंट होती है, और भी चीजें होती हैं लेकिन जो पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है। तो वो तुमसे बोलेगा कि जब वो कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जब फैट डाइजेस्ट हो जाता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? और इनको कंप्लीटली डाइजेस्ट करने वाले कौन होते हैं, एंजाइम के नाम बताओ। तो देखो, जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है, फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर पैनक्रेटिक जूस क्या करता है, यानी कि पैनक्रेटिक जूस के अंदर तीन तरीके के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, देखो एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लिपेस और एक होता है हमारे पास पैनक्रेटिक एमाइलेज। अब ये तीनों एंजाइम क्या काम करते हैं, देखो ट्रिप्सिन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेस क्या काम करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, और जो पैनक्रेटिक एमाइलेज होता है वो कन्वर्ट यानी कि डाइजेस्ट करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन का इनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो तुमसे पूछा जाएगा कि इनके फाइनल प्रोडक्ट बताओ, लास्ट में जाके ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा लास्ट वन जो फैट होता है वो फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में। अब तुमको पता चल गया है कि इनको कौन डाइजेस्ट करता है और ये किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं। एक होता है हमारा ग्लाइसरोल, GLYCROL, ग्लाइसरोल। ये फैट जो होता है इन दोनों चीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुमको पता चल गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो जूस निकलता है, पैनक्रेटिक जूस निकलता है। पैनक्रेटिक जूस के अंदर तीन तरह के एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए होता है हमारे पास लिपेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास होता है ट्रिप्सिन, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास होता है पैनक्रेटिक अमाइलेज। तो ये तुमको लिख देना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन बिली। देखो बिली क्या होता है, अब देखो कंप्लीट डाइजेशन हमारे खाने का हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो अब ये खाना जो होगा मूव किया जाएगा बिग इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के लिए, इसको मूव कराने के लिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ व्हाट, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं हम क्या, विली बोलते हैं, ठीक है? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, जो कि तुमको बार बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में। यहाँ पर देखो तुमसे बोलेंगे कि जो ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर, ग्लूकोज होता है, ठीक है? अब ग्लूकोज जो होता है बॉडी के अंदर वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, तो वो कैसे होता है, तो तुमको ये डायग्राम पर ध्यान रखना है। देखो ग्लूकोज सबसे पहले होता है क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, हमें यहाँ पे लिखा हुआ है
6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो होगा कन्वर्ट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये टूट जाता है पायरुवेट के अंदर। यानी कि ग्लूकोज पहले ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट के अंदर और एनर्जी निकालेगा। ये प्रोसेस होगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये पायरुवेट जो होता है ना, 3 तरीके से ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर। किस तरीके से? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो वो तुमसे पूछेगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है और लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है। तुमको ध्यान रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और CO2 देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोसेस होता है ईस्ट के अंदर। कहाँ होता है? ईस्ट के अंदर होता है। नाउ लैक ऑफ O2 में क्या होता है? लैक्टिक, एल्फो लैक्टिक, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एनर्जी देता है। और ये प्रोसेस होता है हमारा मसल्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या है? CO2, H2O और एनर्जी वो तुमको दे देगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम बना के आते हो और तुम इस पे हर एक चीज को अच्छे से लिख देते हो, तो तुमको एक पूरे नंबर देगा ही देगा, क्योंकि इस डायग्राम के ऊपर ही तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन। डिफाइन एटीपी विद फुल फॉर्म। एटीपी, देखो एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जनरल इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, होती क्या है? ये एनर्जी करेंसी होती है सेल की, जो प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर डूइंग द फंक्शन ऑफ द सेल। इतना तुम इसका डेफिनेशन लिखोगे काफी है। ठीक है, ये इतना काफी है। तो अब तुमको पता चल चुका है कि डाइजेशन कैसे होता है, खाना कैसे लेते हैं। अब बात आती है कि भाई रेस्पिरेशन, सांस वगैरह भी तो लेते हैं, उसको जान लेते हैं क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, जब हम जो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसको बोलते हैं एरोबिक। और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, उसको बोलते हैं क्या? एरोबिक, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, 38 ATP। और इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है बहुत कम, यानी कि स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल दे रखा है बैक्टीरिया और ईस्ट, और इसके एग्जाम्पल एनिमल्स वगैरह दे रखे हैं। तुमको अब ये डिफरेंस लिख देना है, आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर फुल्ली ध्यान से तुम सुन रहे हो, इसको बाद में रिवाइज कर ले हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा ये चीजें, ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचा हुआ है, अब देखो, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, जिस तरीके से रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? लंग्स से होता है ना, एल्वियोलाई वगैरह लंग्स में होता है। तो अब देखो, एल्वियोलाई वहीं पे प्रेजेंट होती है, यानी एल्वियोलाई कहाँ होती है? लंग्स के अंदर होती है। होती क्या है? वो विली जो मैंने तुमको बताई थी, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी। ये होती है बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि BALL बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, लाइक स्ट्रक्चर, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ पर? बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड एल्वियोलाई। बस इतनी डेफिनेशन याद रख लेना है। अब ये एल्वियोलाई होती है जो CO2 और O2 का एक्सचेंज करवाती है, देन हम CO2 को बाहर कर देते हैं और O2 को पूरी बॉडी में पहुंचवा देते हैं। तो एल्वियोलाई की हेल्प से ही वो सब होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तुमको ये पता है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि जमीन पर रहते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो पानी में रहते हैं। तो तुमसे ये पूछेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फायदे में कैसे होते हैं, यानी उनका एडवांटेज क्या होता है ओवर द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो उनका फायदा ये होता है, जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं ऑन द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। यानी कि एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली एटमोस्फेयर से ले लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है ना, बहुत कम होता है। ब्रीथिंग रेट उनका कम होता है। लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है पानी से, और पानी में कम से कम ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। इसी वजह से जो उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है, बहुत ज्यादा होता है। यही फायदा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का ओवर द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो बहुत सिंपल से थे। अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है, मैंने वर्कशीट में नहीं है, वो ये है कि हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजन तुमको पता है ट्रांसपोर्ट की जाती है, CO2 ट्रांसपोर्ट की जाती है। वो क्यों की जाती है, कैसे की जाती है? तो वो इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट तुमको पता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं। टिश्यूज से इन्होंने क्या लिया? CO2 लिया। अब O2 इनके टिश्यूज में देखो, टिश्यूज में क्या होता है, जैसे ये आते हैं लंग्स में होते हैं, लंग्स में CO2 और O2 यहाँ पर एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? अब जो O2 होती है, ये टिश्यूज से O2, देखो, जो ऑक्सीजन होता है, अब ये ऑक्सीजन जो होता है बाइंड हो जाते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ तक जाता है? ये टिश्यूज तक जाता है। अब ये टिश्यूज को CO2 O2 को प्रोवाइड करवा देगा, यानी कि O2 इन्होंने दे दिया।
अब टिश्यूज के पास जो टिश्यूज है उनके पास CO2 प्रेजेंट होगा, तो ये CO2 को ले लेंगे, O2 को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, सोल्यूबल होती है पानी के अंदर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बॉडी के अंदर ब्लड में सोल्यूबल फॉर्म में ट्रेवल करती है। नाउ जैसे ये टिश्यू के पास जाती है तो CO2 टिश्यू से ले ली जाती है और CO2 वहां पे छोड़ दी जाती है, पूरी बॉडी में O2 ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड O2 इन द ह्यूमन बॉडी। नाउ 17th क्वेश्चन अगर मैं तुमको समझाना चाहूँ, क्या है, डिफाइन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को समझने से पहले तुमको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या ह्यूमन हार्ट तुमको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो तुमको बाकी चीजें 17, 18, 19 में तुमको पहले ह्यूमन हार्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन नंबर 20 को। देन उसके बाद हम इस पे आएंगे। अब यहाँ पर देखो, एक्सप्लेन द ह्यूमन हार्ट एंड इट्स पार्ट विद इट्स फंक्शन। तो ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन कीजिए और उसके पार्ट्स बताइए और किस तरीके से वो वर्किंग करता है वो सब बता दो। तो इट इज अ पंपिंग मशीन, ये पंपिंग मशीन है, ठीक है, जो कि पुश करता है ब्लड को इनटू द ब्लड वेसल्स तुमको पता है, यानी कि नसें जो होती हैं, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। अब ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, और ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं, एक डिवाइडिंग वॉल जो होती है, यानी कि हार्ट इस तरीके से कुछ होता है, तो बीच में एक दीवार होती है, इस दीवार का नाम होता है सेप्टम। और इस सेप्टम की वजह से ही हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, अलग अलग रहता है। नाउ 4 चैम्बर बताए हैं, 4 चैम्बर में आता है एट्रियम और वेंट्रिकल्स। इसी में से एक एट्रियम होता है लेफ्ट और एक एट्रियम होता है राइट। तो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और एक राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के। अब देखते हैं नेक्स्ट ये काम कैसे करता है और किस तरीके से बॉडी के अंदर हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है और पंप कैसे किया जाता है। नाउ देखो यहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ, ह्यूमंस हैव डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बॉडी जो होती है, यानी ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, कैसे, विच मीन्स द ब्लड that goes through the heart supply blood once around the body। देखो बॉडी के अंदर 2 टाइप के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड एक डी ऑक्सीजनेटेड, यानी कि एक प्योर एक इम्प्योर। प्योर इम्प्योर कैसे, अभी तुमको मैंने एक्सप्लेन किया कि CO2 और O2 का हमारा एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर और हम CO2 को बाहर कर देते हैं, और CO2 जो होती है डिजोल्व फॉर्म में फ्लो करती है कहाँ पे, ब्लड के अंदर। तो ब्लड देखो, जिस ब्लड के अंदर CO2 प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड यानी इम्प्योर ब्लड, और जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर दोनों ही आते हैं। अब यहाँ पर समझो, देखो एक बार पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आया, आने के बाद उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, प्योर करने के लिए हमने लंग्स के पास भेजा। लंग्स में प्योर करने के बाद वो वापस से हार्ट में आया, तो हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार आया, 2 बार। इसी को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। डेफिनेशन पीछे लिख दी है, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तुमको समझ में आ गया होगा डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस लिख रखा है, प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से ब्लड बॉडी के अंदर से यानी हार्ट के अंदर पंप किया जाता है और प्योर कैसे होता है। तो प्लूमिनरी सर्कुलेशन, देखो यहाँ पर द मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, देखो हार्ट से लंग्स तक जाता है, एंड बैक टू द हार्ट कंस्टिट्यूएंट्स प्लूमिनरी सर्कुलेशन, ठीक है, वापिस आ जाता है। ये सब होता है ना, कैसे कैसे, राइट वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं। राइट वेंट्रिकल पुश करता है ब्लड को लंग्स तक, किस लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए, यानी इसको प्योर करने के लिए। नाउ अभी राइट एट्रियम से कहाँ, राइट वेंट्रिकल से कहाँ भेजा हमने, लंग्स को भेजा है। नाउ जब लंग्स उसको प्योर कर देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो वापिस आएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो हमने क्या किया, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को भेजा था लंग्स में प्योर होने के लिए, प्योर होने के बाद वो वापस आता है लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है, और आता किसके थ्रू है, प्लूमिनरी वेन्स होती है। आर्टरीज और वेन्स हमारी 2 नसें होती हैं, जिसमें अभी आगे डिफरेंस आएगा, तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा पीछे है क्वेश्चन। अब लेफ्ट एट्रियम होता है, ये पुश करता है ब्लड को टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि क्या हो गया है, लेफ्ट एट्रियम पुश करेगा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पूरे बॉडी को ये जो प्योर ब्लड है पूरी बॉडी को पंप कर देगा। पंप करने के बाद पूरी बॉडी को ब्लड मिल जाएगा प्योर वाला, और इम्प्योर वाला जो होगा तो CO2 निकाल के बाहर फेंक दी जाएगी, प्योर चला जाएगा। देन ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, इसी को बोला जाता है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखो, अब द मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस प्लेसेस बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, एज द ब्लड फिल्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड इज पुश्ड आउट, जो मैं तुमको बताया बाहर फेंक दिया जाता है। और ये बाहर जो फेंका जाता है यानी पंप किया जाता है वो अरोटा के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो तुमको ये ब्लड का पूरा सर्कुलेशन समझ में आ गया किस तरीके से क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, राइट वेंट्रिकल से पुश किया उसको लंग्स तक, लंग्स के बाद से फिर बाद में वो आया लेफ्ट एट्रियम के थ्रू वापस हार्ट में आ गया। ये डबल सर्कुलेशन यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, यानी लेफ्ट
एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेंगे, देन उसके बाद ही पूरी बॉडी को पंप कर दिया जाता है, किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू। ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, डबल सर्कुलेशन कंसिडर द प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डबल ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर क्या बोलते हैं, अलग अलग रखते हैं, क्यों, उसके पीछे का एक रीजन होता है, क्या रीजन होता है, वो आगे एक क्वेश्चन है, आगे तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। अब लास्ट वाले जो पीछे मैंने क्वेश्चन छुड़वाए थे उनको देख लेते हैं, 9 क्वेश्चन नंबर 17। अब तुमको डबल सर्कुलेशन पता है क्या होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हार्ट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, sends it to lungs for oxygenation. Oxygenated blood from lungs comes back to the heart. From heart, oxygenated blood is distributed to all parts of the body. Since blood passes twice the heart is called the double circulation of heart. इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब तुमको इजीली समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं है। अब देखो यहाँ पर, वाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे क्वेश्चन, के दोनों को अलग करना जरूरी क्यों है, तो इसलिए जरूरी है, आंसर देखो, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको नीड होती है एनर्जी की कॉन्स्टेंटली, जल्दी से जल्दी उनको एनर्जी चाहिए ही होती है, तो मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, इट इज इम्पोर्टेंट टू दैट देयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुड नॉट बी मिक्स्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं उनको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है कंटिन्यूअसली, जिससे कि उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके, अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो उनकी डेथ भी हो सकती है, इसी वजह दोनों को अलग करते हैं। और ये अलग करने का काम होता है डिवाइडिंग वॉल, जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, सेप्टम कहते हैं ना, किसी के दिल में छेद होता है तो वो मिक्स होने के चांसेस इस वजह से ही होता है, वो टेंशन की बात होती है, क्योंकि मिक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब मिक्स हो जाएगा तो इंसान ही मिक्स हो जाएगा इसमें, पंच तत्व में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में एक डिफरेंस बता दो। तो आर्टरीज देखो, आर्टरीज वे होती हैं जो कि दे आर द थिक वॉल्ड, ये बाद में बताएंगे। आर्टरीज का क्या काम होता है, ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती है, यानी कि पूरी बॉडी पार्ट में देती हैं, और वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर ब्लड आता है। तो आर्टरीज क्या करते हैं, पंप कर, यानी कि जब ब्लड पंप होता है तो वो इसके थ्रू ही होता है। वेन्स का क्या काम होता है, पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेना होता है हार्ट के अंदर। तो इसी वजह से जो इसकी वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, वो ज़्यादा थिक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि जब ब्लड पंप करता है ना तो वो हाई प्रेशर के साथ करता है, तो वो जो आर्टरी जब फट ना जाए, इस वजह से उनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, थिक यानी मोटी होती है, लेकिन वेन्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये लिख देना, तीसरा पहला पॉइंट ये है, और तीसरा ये है वेरी डीप इनटू द, काफी है ये। अब देखो ये कैपिलरीज एक दे रखा है, इसमें तुमने बताया नहीं है, कैपिलरीज क्या होती है। कैपिलरीज सबसे छोटी जो वेसल होती है ना, सबसे छोटी, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। इसकी थिकनेस इतनी होती है, एक सेल होता है ना उसके थिकनेस के बराबर इसकी एक थिकनेस होती है। अब सेल कितना छोटा, बहुत छोटा होता है, तो उतनी ही बारीक हमारी क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है। नाउ हमने ह्यूमन हार्ट कंप्लीट कर लिया है, रेस्पिरेशन में तुमको बता दिया है जो इंपॉर्टेंट था पार्ट हमारा, और मैं तुमको डाइजेशन प्रोसीजर बता चुका हूँ। अब हमारा जो सब कुछ हो चुका है, अब हमने खा लिया पी लिया सांस ले ली, अब उसको निकालना यानी कि एक्सक्रीशन का काम रह गया है, वो तुमको एक्सप्लेन कर देते हैं अब। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हैं, देन ये हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा अब बचा हुआ है सिर्फ एक्सक्रीशन का पार्ट, देन चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीटली खत्म हो गया है। इन क्वेश्चंस को तुम रिवाइज करोगे तो तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिम्फ क्या होता है, तुमको ये तो पता है ना, बॉडी के अंदर दो टाइप के मतलब कि लिक्विड होते हैं, एक रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी ब्लड होता है। एक टाइप का लिक्विड और होता है जिसका नाम होता है लिम्फ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि लिम्फ क्या होता है, तो सिंपली लिम्फ देखो क्या होता है। लिम्फ इज एन एनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, एक अलग टाइप का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें जो कि हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। ये तो मैं तुमको बता दें क्या होता है, एक येलो कलरलेस लिक्विड होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ना ये बनता कैसे है, ध्यान से देखो, फॉर्मेशन लिखी हुई है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, देखो कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और प्रोटीन जो होते हैं ना, ब्लड एंड ब्लड वेजल्स, ब्लड सेल्स, ये तीन चीज मिलकर के बनाते हैं इस चीज को। ये एस्केप हो जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर, कैपिलरीज के अंदर, यानी कैपिलरीज से लीकेज होती है, अगर लीकेज होती है वहां पर बनता है। ठीक। फंक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, और सब्सटेंस वेयर ब्लड वेजल्स डू नॉट रीच, और वहां पर सब्सटेंस को पहुंचाता है जहां पर ब्लड वेजल्स नहीं पहुंच पाती। ठीक है। और ये इसका फंक्शन होता है, और आगे भी लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, लिम्फ जो होता है वो डाइजेस्टिव
जो लिम्फ होता है वो क्या लिखा हुआ है, कैरीज द डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। बस तुमको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, यहाँ से लेके ये और इंटेस्टाइन, बस इतना। ये लिम्फ के लिए काफ़ी होगा, ठीक है? ये था हमारा लिम्फ। ये तुमको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसमें स्टार मार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि बार-बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे जो होते हैं इनको पता नहीं होता है, तो ये तुमको याद कर लेना है। अब आता है प्लांट के बारे में देखेंगे, फिर बाद में ट्रांसलोकेशन क्या होता है। देखो ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जो खाना होता है ना, तुम्हें पता है खाना कहाँ बनेगा, प्लांट के अंदर रूट से बनता है। और खाना बनेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस से खाना बनेगा। तो पूरी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है खाने का, किसकी हेल्प से होता है, फ्लोएम की हेल्प से होता है। तो उसी को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है प्लांट के अंदर, ठीक है? अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन। एक्सक्रिएशन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं, देन चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब यहाँ पर मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 23 को एक्सप्लेन करने से पहले मैं 24 एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज ये इसी का पार्ट है। राइट द एक्सप्लेन द एक्सक्रिएशन सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। 24 और 25 है ना। एक्सक्रिएशन सिस्टम, बॉडी के अंदर एक्सक्रिएशन सिस्टम होता है। अब एक्सक्रिएशन सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, एक पेयर ऑफ किडनी आता है, पेयर ऑफ यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है, ठीक है? तो ये हमारे पार्ट होते हैं एक्सक्रिएशन के। अब ये एक्सक्रिएशन होता कैसे है, तो देखो यहाँ पर मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीशन सिस्टम टू रिमूव द नाइट्रोजनियस वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी, यानी कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है? ये होता है हमारा एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम। अब इसमें आता क्या, सबसे पहले आती है किडनी। अब देख ले किडनी क्या होती है, देखो किडनी क्या होती है। द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन होती है, किडनी होती है। इट इज अ रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर। लेफ्ट किडनी प्लेज हाइयर देन द राइट, यानी लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती है और राइट किडनी नीचे की तरफ। इट इज कोज बाय द लीवर, बिकॉज ऑफ लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है? क्योंकि लीवर तो एक ही होता है। अब होता क्या है, ये फिल्ट्रेशन किस तरीके से होता है, यानी किस तरीके से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि नेफ्रॉन पे। तो ये नेफ्रॉन क्या होता है, इससे 100% क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? नाउ अब देखो नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी। किडनी की जो फिल्ट्रेशन की पावर होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन ही वो फिल्ट्रेशन करता है, यूरिन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम नेफ्रॉन की वजह से ही कर पाते हैं। ये होती क्या है, ये लॉन्ग कोइल्ड टेब्यूलर, यानी कि लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब होती है एक तरीके से। जो ये कनेक्ट ट्यूब जो होती है कनेक्ट होती है एक कप शेप स्ट्रक्चर से, जिसका नाम होता है बोमेन कैप्सूल। ये ट्यूबिकल शेप में होती है, बहुत बड़ी होती है। अब ये ट्यूबिकल शेप कनेक्ट होती है कप शेप स्ट्रक्चर से, जिसका नाम बोमेन कैप्सूल होता है। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर कंटेन होता है, क्या कंटेन होता है भाई, ब्लड कैपिलरीज। इस ब्लड कैपिलरीज के बंडल को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। समझ में आ रहा है? ट्यूब शेप होता है नेफ्रॉन, ये कनेक्ट होता है कप शेप जिसको बोला जाता है बम्स बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी कैपिलरीज। उस बहुत सारी कैपिलरीज का जो बंडल होता है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब फॉलो बाय द टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स एंड लूप्स आर एट द सेम प्लेसेस, ठीक है? तो ये होता है नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर। तुमने बता दिया क्या क्या नेफ्रॉन के अंदर होता है। अब देख लेते हैं ये किस तरीके से फिल्ट्रेशन करता है। नाउ फंक्शनिंग अगर तुम देखना चाहो तो फंक्शनिंग में सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड पासिंग थ्रू इट। अब तुमको पता है जब ब्लड पास होगा तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर देता है। वो ये क्या इंश्योर करता है, इट ऑल्सो इंश्योर रिमूव ओनली हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी दैट इंक्लूड द वेस्ट मटेरियल। क्या इंश्योर करता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वही बाहर जाए, जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए वो यहीं पर रहे, ठीक है? द यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन से, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब बाय द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। यानी जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो इसको रीअब्सॉर्ब करता है अगर कुछ बच जाता है तो सम सब्सटेंस लाइक पोटेशियम एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द यूरिन थ्रू द ट्यूब्यूल्स, यही निकाल दिया जाता है पोटेशियम। कलेक्ट द यूरिन, अब यूरिन कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तुमको पता है, यूरिनरी ब्लैडर में। देन ये बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 24 बचा हुआ है, वो क्या है, तुमसे बोला जाएगा कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे कि हमने
क्या बोलते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सब बाहर निकाल देते हैं बॉडी के। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी हमारे पास होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो वो लेके वेस्ट प्रोडक्ट के नाम बताओ, तो तुमको वेस्ट प्रोडक्ट में नाम याद रखना है। एक रेजिन होता है, एक होता है गम्स। रेजिन और गम्स होते हैं, ये क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का, ठीक है। नाउ और क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट, ऑयल्स हो सकता है, गम्स मैं तुमको बता चुका हूँ, O2 भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा प्लांट के लिए। और जो फॉल्स होते हैं, लीव्स, लीव्स देखा है ना, लीव्स पत्तियां गिर जाते हैं नीचे को, तो वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है प्लांट के लिए। तो ये था हमारा कंप्लीट वर्कशीट का सॉल्यूशन, किसके लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए वर्कशीट। और इसका सॉल्यूशन मैंने दोनों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके डाउनलोड कर लो। और तुम्हें करना क्या है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना है, जो जो मैंने तुमको बताया है, क्योंकि अभी तुमने लेक्चर देखा है, उसके आधे घंटे बाद तुमको ये पीडीएफ खोलनी है। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम प्रिंट आउट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। बिकॉज अब तुम उसको रिवाइज करोगे तो तुम्हें मेरी चीजें, बातें याद आएंगी कि अच्छा भैया ने ऐसा ऐसा कुछ बताया था यहाँ पर। तो तुमको रिकॉल हो जाएंगी चीजें, वो तुम्हें याद करने में आसानी होगी, समझ जाओगे, तो फिर तुम एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाला जो इसका चैप्टर है, कौन सा, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, उसकी वर्कशीट का सोल्यूशन डालने वाला हूँ।